हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। दोस्तों, एक साइड में चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूनाइट करके एक नया सार्क बनाना चाह रहा है जहां पे भारत बिल्कुल ना हो। उसी टाइम में जब भारत बिल्कुल यूनाइटेड था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकल लोग और भारत के सारे लोग वो एक साथ थे। अब अचानक से हिंदी वर्सेस मराठी में, एक लैंग्वेज इशू में, कभी हिंदी वर्सेस कन्नड़ में, कभी हिंदी वर्सेस तमिल में फंस जाते हैं। दोस्तों, मैं ये इशू इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है। याद रखिए, भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध के रखा गया था बाय द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो अब क्वेश्चन ये है कि भारत को किस कारण से डिवाइड किया जाता है? क्या भारत के ये जो डिफरेंसेस हैं, भारत की जो इंडिविजुअलिटी है, भारत की जो आइडेंटिटीज है, क्या इसको यूज करके भारत को तोड़ मरोड़ के रखा जाता है और भारत को यूनाइट होने से कोई ना कोई रोकना चाहता है? ऐसी क्या आन पड़ी कि भाई हिंदी से इतनी सारी नफरत होने लगी? कभी बोर्ड्स पे कालीक लगा दी जाती है, कभी मेट्रो की बोर्ड्स पे, कभी एनएचएआई के बोर्ड पे, कभी रूपी का सिंबल चेंज कर दिया जाता है। आखिर हिंदी से प्रॉब्लम क्या है? और मैंने कभी नहीं देखा, मैं मेजॉरिटी अपनी लाइफ मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में व्यतीत किया है। ऑब्वियसली मैं पेनिनसुलर इंडिया, तमिलनाडु गया हूँ, कर्नाटका गया हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड इंडिया, बट मैंने कभी नहीं देखा कि भारत के किसी और भूभाग में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, कभी तमिल के बारे में, तेलुगु के बारे में, मराठी के बारे में एक भी अपशब्द किसी ने भी कहा हो। तो फिर ये अजीब सा डिबेट जनरली पेनिनसुलर इंडिया में ही क्यों शुरू होता है? इसका मतलब एक बहुत डीपर मलाइस है विच नीड्स टू बी आंसर्ड विथ क्लैरिटी। नाउ, सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि भाई आप मराठी बोलिए, और यहां पे राज ठाकरे की जो पार्टी है एमएनएस, ये जाते हैं, इनके वर्कर्स जाते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं किसी रेस्टोरेंट ओनर्स को। वीडियो हो जाता है वायरल, इसके बाद होती है एफआईआर, लोगों के अरेस्ट होते हैं और उसके बाद आती है रियल इशू। रियल इशू है हिंदी इंपोजिशन इन महाराष्ट्र। मराठी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, ये एलिगेशंस हैं। हिंदी को जबरदस्ती इंपोज किया जा रहा है, स्कूलों में इंपोज किया जा रहा है, हिंदी को कंपलसरी बनाया जा रहा है। तो एक एक एस्पेक्ट को देखा जाएगा और आज इसी एरिया के सारे शॉप्स अंडर प्रोटेस्ट बंद हैं। और याद रखिए, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, जब आईपीएल के मैचेस होते हैं, जब हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं, जब कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी या जेफ बेजोस आता है मिलने, तो कभी भी, या फिर एड शेरीन गाना गाने आता है, तो भाई एमएनएस के कार्यकर्ता कभी ये नहीं बोलते कि आप भी मराठी बोलिए। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहां पे इकोनॉमिक एंगल है और साथ ही साथ डिवाइड एंड रूल का एक एंगल है। इसे बहुत गौर से देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ एक डीपर प्रेजुडाइस है, एक डीपर हेट्रेड है, इसे भी हम एक्सपोज करेंगे। और इसीलिए सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ना, कहानी शुरू होती है भाई, हिंदी मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल्स। तो ये है क्या इशू, और फिर इसे कैंसिल क्यों करना पड़ता है? और क्या यहां पे सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी की बात है? क्या यहां पे सिर्फ मराठी लैंग्वेज की बात है? या यहां पे एक पॉलिटिकल इनसाइडर पॉलिटिकल कार्ड्स चल रहे हैं, कोई इलेक्शन आने वाला है उसके लिए सब पागल हो रहे हैं? या फिर एक हिडन रियलिटी भी है जिसे ग्लोबल फोर्सेस सपोर्ट करते हैं भारत के अंदर? तो यहां पे देखिए, दो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन आते हैं, उन पे आपत्ति आती है, आपत्ति होती है, थोड़ी क्लैरिफिकेशन आती है, क्लैरिफिकेशन के पास वापस ले लिया जाता है, वापस ले जाने के बाद बोला जाता है कि इसके ऊपर अब डॉक्टर जादव की एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और 3 महीने में अपना रिपोर्ट देगी। तब तक ये मैटर ठंडा हो जाए एसेंशियली। नाउ ध्यान से देखिए, अप्रैल 16 को ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आता है जिसमें हिंदी कंपलसरी कर दी जाती है फॉर क्लासेस 1 to 5 इन इंग्लिश एंड मराठी मीडियम स्कूल्स। बाद में इसे डाइल्यूट किया जाता है और बाद में इसे हटा दिया जाता है, नलिफाई कर दिया जाता है। अब इस पे बहुत सारे रिएक्शन आते हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाई देखिए, हम हिंदी के अगेंस्ट नहीं है, बट हिंदी ऑपोजिशन के अगेंस्ट है। एमएनएस, एनसीपी, एसपी ये क्या करते हैं? ये कॉपीज बर्न करना शुरू करते हैं गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन का, जो 17 जून का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, इसको जलाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ 5 जुलाई को एक बड़ा प्रोटेस्ट राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर करने वाले थे, जो अब कैंसिल हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे वापस ले लिया है। नाउ देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि यहां पे देखिए, हम इंपोज नहीं कर रहे, हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि एसेंशियली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है, जिसमें हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी को विद द विजन ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हम इसे इंप्लीमेंट कर रहे थे। कुछ परेशानी आई तो हमने एक्सपर्ट कमेटी लगा दी, डॉक्टर नरेंद्र जादव कमेटी 3 महीने में रिपोर्ट देगी। और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पहले भी एक्सेप्ट कर रखा था। और ये असली में द रियल इशू इज
न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमेशा एजुकेशन की बात जब भी आती है तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि भाई हमारे स्कूल्स में ये 3 लैंग्वेज क्यों हम लगाएं, क्यों ना हम 2 ही लैंग्वेज पढ़ाएं। अब ये 3 लैंग्वेज का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप तमिलनाडु में हैं तो आप पहला लैंग्वेज अपनी मदर टंग तमिल पढ़ेंगे, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक टेम्पररी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी क्योंकि अकेले हिंदी को सब मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो पहले आपने तमिल पढ़ लिया, फिर आपने इंग्लिश पढ़ लिया, अब प्रॉब्लम है थर्ड लैंग्वेज से। तो थर्ड लैंग्वेज हिंदी नहीं होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि भाई देखिए हम हिंदी क्यों पढ़ाएं, इससे कोई फायदा नहीं है, इसका कोई आउटकम नहीं है। और यहां पे मैं इंग्लिश इंपीरियलिज्म की भी थोड़ी चर्चा करूंगा। बड़ी अजीब सी बातें हैं जिसको हम कभी डिबंक नहीं करते। सिविक पोल का भी एक एंगल है, बीएमसी के सिविक पोल्स आ रहे हैं और बीएमसी का बहुत ह्यूज बजट होता है, 40,000 60,000 करोड़ व्हेन इन लाइन। तो देयर इज ऑलवेज अ बिगर पिक्चर, पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल यहां है। बट यहां पे एक छोटा सा मलाइस भी है। इसके बीच में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, गरीब एरिया से, गरीब डिस्ट्रिक्ट से, जहां पे ओवर पॉपुलेशन है, जहां पे जॉब की कमी है, वहां से लोग भारत के अंदर, भारत के किसी और भूभाग से माइग्रेट करते हैं टुवर्ड कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। जिस तरीके से चाइना में जो डेवलपमेंट है वो टुवर्ड्स कोस्ट लाइन्स है। अगर आप चाइना के ईस्टर्न पार्ट्स में देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपमेंट इज ऑन द ईस्टर्न साइड्स, जहां पे हान चाइनीज रहते हैं। उसी तरीके से आप गुजरात से शुरू करिए, आप केरल तक जाइए, तमिलनाडु पे जाइए और फिर बंगाल पे जाइए, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, 7,500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है और इससे चिपके हुए जो एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, यहां पे जनरली कंपनी भी प्रेफर करेंगी अपनी कंपनी डालना, एक्सपोर्ट भी यहीं पे होगा, पोर्ट भी यहीं पे बनेंगे। तो नेचुरल सी बात है, जहां पे कंपनी होगी वहां पे जॉब्स होंगी और ओवर पॉपुलेटेड एरिया से लेस जॉब एरिया से मोर जॉब एरिया तक लोगों की माइग्रेशन होगी। इसके कारण इनहेरेंट कुछ इनसिक्योरिटीज आती हैं, जैसे कि लोकल्स को जॉब कैसे मिलेगा, अगर बाहरी आएंगे तो हमारे कल्चर को क्या होगा, अगर बाहरी आएंगे तो ज्यादा ओवर पॉपुलेशन होगा, गंदगी फैलेगी। तो एसेंशियली दोस्तों ये एक माइग्रेशन का भी इशू है। दोस्तों यहां पे बड़े सारे स्टीरियोटाइप्स भी हैं। ये किस स्टेट से आए, ये हरियाणा से आए, ये पंजाब से आए, ये बिहार से आए, ये यूपी से आया है, ये एमपी से आया है, ये मिजोरम से आया है, ये मणिपुर से आया है। तो बड़े सारे प्रेजुडाइसेस भी हमें डे टू डे फेस करने पड़ते हैं, गिवन दैट किसी भी नॉर्मल इंडियन को जो कर्नाटक में रह रहा है, तमिलनाडु में रह रहा है, उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने स्टेट्स हैं भारत में और उनके लोगों की वेशभूषा, उनका ओवरऑल कल्चर कैसा है। और इसलिए एक इंटरनली आपको फियर भी होता है कि अगर बाहरी ज्यादा आएंगे तो इससे हमारा कल्चरल डाइल्यूशन होगा। बट दोस्तों ये कल्चरल डाइल्यूशन तो हो रहा है क्योंकि ये टाइम चल रहा है ओटीटी का, ये टाइम चल रहा है फोन का। तो आपके फोन में कौन सा ऐप है जो कि आपके रीजनल लैंग्वेज में चल रहा है? आपको एसेंशियली कोई भी आप नोटिफिकेशन देखिए, जितने नोटिफिकेशन मेरे को दिख रहे हैं इंग्लिश में दिख रहे हैं। तो मैं अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या ये मोबाइल फोन जिसे हम 6 से 7 घंटे यूज करते हैं, क्या ये हमारे ऊपर कल्चरल इंपोजिशन नहीं कर रहा? क्या जो रील आप देखते हैं, जो रीलें आप स्क्रॉल करते रहते हैं, वो कल्चरल इंपोजिशन नहीं है, कल्चरल डाइल्यूशन नहीं है? क्या जो आप आईपीएल देखते हैं, क्या जो आप एड शेरीन को बुलाते हैं, क्या जो आप कॉन्सर्ट करते हैं, क्या वहां पे कल्चरल डाइल्यूशन नहीं हो रहा? क्या वहां पे हर चीज आपके नेटिव लैंग्वेज में हो सकती है? जब नहीं हो सकती तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? आप समझिए, यहां पे हमें बड़े सारे मूट क्वेश्चंस पहले खुद से पूछने होंगे क्योंकि गलती हमारे अंदर ही होगी। अच्छा, फाइट्स ओवर हिंदी स्पीकिंग ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स। तो जनरली मैंने देखा है कि जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग तबका है, उनके ऊपर ऐसी वायलेंस कर दी जाती है। छोटे बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है, बिलियनियर्स को टारगेट नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनीज की सिक्योरिटी रहती है, बहुत हैवी सिक्योरिटी रहती है। और धीरे धीरे जब कंपनीज को ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है तो कंपनीज भी सोचने लगती हैं कि भाई क्या हमें किसी ऑल्टरनेट जगह भी अपनी ऑफिसेज बनानी चाहिए। ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट देखे गए हैं कि कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हरियाणा में मानेसर में वायलेंस हुआ था मारुति सुजुकी के प्लांट पे। उसके बाद मल्टीपल जो ऑटो मेकर्स हैं उनको गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसी तरीके से एप्पल की जहां असेंबली हो रही थी पेनिनसुलर इंडिया में, वहां पे भी ऐसा वायलेंस हुआ। फिर से ये न्यूज ग्लोबल बन जाता है कि इंडिया में सेफ्टी नहीं है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स सेफ नहीं है, बिजनेस सेफ नहीं है। और इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि यहां पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट क्या है कि भाई देखिए, या तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट तभी थोपेगी जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ लिखा है? तो भाई लिखा हुआ है आर्टिकल 351 में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। अब क्या यह जबरदस्ती थोपा जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। फॉर द नीड ऑफ इंडिया, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया के लिए अगर जरूरत है
तो फिर आप इसे कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली आपको जो आपके 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी प्रमोट करना है। और एसेंशियली दोस्तों इसलिए आप क्लासिकल लैंग्वेज देख लीजिए, या फिर 8th शेड्यूल देख लीजिए, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलेंगे। साथ ही साथ एक और कोर आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई देखिए, अगर परेशानी इससे है तो गेट द वोट्स, गेट इनटू पार्लियामेंट एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप इस प्रोविजन को ही चेंज करिए रादर देन क्रिएटिंग वायलेंस। किसी ठेले वाले को मार दिया, उसको परेशान कर दिया, किसी बैंक एम्प्लॉय को परेशान कर दिया, तो उससे क्या भारत की यूनिटी अच्छी होगी? आपकी खुद की स्टेट की जो इमेज है क्या वो अच्छी होगी? क्या दुनिया भर में ये वीडियोस वायरल जब होते हैं तो क्या हमारे भारत की, क्योंकि महाराष्ट्र कौन है? महाराष्ट्र भी तो भारत है, तमिलनाडु भी तो भारत है, तो जब ये बातें बाहर जाती हैं तो क्या होता है? इससे गलत इमेज ही आता है। साथ ही साथ आप देखिए बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, मोबाइल कंपनीज, इन्वेस्टर्स, आईआईटी, आईआईएम्स, आईपीएल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बांग्लादेशी, इसको तो आप नहीं बोल पाते कि भाई बांग्ला मत बोलो, इलीगल इमिग्रेंट हो। आप यहाँ पे मराठी बोलो, नहीं बोल सकते आप कि कन्नड़ बोलो या तमिल बोलो, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। उनको ये भी नहीं बोल सकते कि यार तुम हिंदी बोलो। आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि आप इंग्लिशमैन को, इंग्लिश में चलती हुई चीजों को क्या बोल सकते हैं कि आप मराठी में कन्वर्ट हो जाओ, आप गुजराती में आ जाओ? एब्सोल्युटली नॉट, यू कैन नॉट से दैट। किसी भी ग्लोबल कंपनी को आप बोल सकते हो आप अपने ऑपरेशंस एक लैंग्वेज में करो। तो अब प्रॉब्लम ये आती है एक्सेप्टेंस की। किस चीज की एक्सेप्टेंस की? कि भाई दोनों साइड से अगर कोई हिंदी को करिकुलम में डाल रहा है तो उसे भी समझ आना चाहिए कि देयर शुड बी ऑप्शंस, इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड, देयर शुड ऑलवेज बी एन ऑप्शन। ऑप्शन है कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो एसेंशियली आप इंडिया के ज्यादा पार्ट्स में आराम से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये आपकी लाइफ के लिए एक बेनिफिट होगा। जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ के आप ग्लोबल कंपनीज के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसी तरीके से हिंदी पढ़ के आप आपस में लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपना मदर टंग सबसे पहले पढ़ा है, उससे आप अपने रीजन में कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो आप बन जाएंगे वर्सेटाइल। और नेचुरल सी बात है, वर्सेटाइल टैलेंट की डिमांड हर जगह होती है। अब ध्यान से देखिए, एक और इसमें कोर इशू है डेमोग्राफिक प्रेशर का, कि भाई देखिए जब बाहर से लोग आते हैं तो 40% हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन स्पेशली फ्रॉम यूपी, बिहार एंड एमपी, कहां पे? मुंबई एंड थाने में। अब इससे क्या होता है? आउट नंबरिंग की फीलिंग आती है। इससे एक फीलिंग आती है कि भाई हमें जॉब कैसे मिलेगी, हमारे बच्चों को जॉब कैसे मिलेगी, क्या हमें उन्हें बाहर भेजना पड़ेगा? साथ ही साथ यहाँ पे सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट भी है, मतलब मराठी मानुष पॉलिटिक्स पे जितनी पॉलिटिकल पार्टी बैठी है उन्हें भी तो वोट चाहिए। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि कैसे इसे रीइन्विग्रेट करके अपने आप को एक रीजनल छत्रा बना दें। एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आप तमिलनाडु में देखें तो जो डीएमके पार्टी है, या फिर आप अगर टीएमसी देखें तो टीएमसी किस तरीके से रीजनल स्ट्रांग होल्ड बना के बैठी है, उसी तरीके से ऐसे इशू रेज करके आप पॉलिटिकल पावर में बड़े आराम से आ सकते हैं और आप अपनी वोट बैंक क्रिएट भी कर सकते हैं, उन्हें पोलराइज भी कर सकते हैं। सो दीज इशूज आर एक्सट्रीमली पोलराइजिंग। और इसीलिए जो परसीव्ड जॉब लॉस है, ये ऑटो, टैक्सी सेक्टर, बीएमसी, फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह ऐसा लगता है कि भाई देखिए ये सारा काम हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसी लैंग्वेज की इशू तब नहीं आती जब हम बांग्लादेशियों की बात करते हैं। इतनी प्रोएक्टिवनेस, ऐसी हरकतें तब नहीं दिखती जब बांग्लादेशियों की बात होती है। तब भाई लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग, एनजीओज ये काम करने लगते हैं। रोहिंग्या के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि भाई आपके पास एक इंडियन सिटीजन के बराबर राइट्स नहीं है, आप इन्हें भेज सकते हैं। Establishments hiring illegal Bangladeshi migrants to face music, Maharashtra government to enforce online verification। इसका मतलब आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं महाराष्ट्र में इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं। ये तो लीगल लोग हैं, ये तो भारतीय लोग हैं जो कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग एरिया से अब जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिए गए हुए। जॉब के अपॉर्चुनिटी के कारण अब जो मेरी भाषा होगी मैं वही जनरली बोलूंगा इन पर्सन। ऑफिस में जाके मुझे इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। और अनलेस एक्सेप्टेड, हम में से कोई भी स्टेट ये कह सकता है कि हमारे पे इंग्लिश इंपोज मत करो। थिंक अबाउट इट। हिमाचल प्रदेश की घटना बड़ी याद आई मुझे। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी 2 साल पहले, कुछ यही सीजन चल रहा था, बिल्कुल जुलाई का मौसम। तो जुलाई में बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद सुक्खू साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये जो बाढ़ आई थी इसमें जो डैमेज हुआ है वो बिहारी लेबरर्स के कारण हुआ है जिन्होंने हमारे घर बनाए। अब मतलब भाई ये कितनी अजीब बात है। कुछ प्रेजुडाइसेस अंदर से आ रही हैं। तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स हुई है, पूरी जो डीएमके पॉलिटिक्स है, एंटी हिंदी एजिटेशन है 1930 से मैं कहूंगा आज तक ये जो चल रहे हैं, ये तमिल प्राइड की जो बात है, ये तमिल प्राइड की बात इतनी बड़ी हो चुकी है कि भाई आप रूपी सिंबल मतलब सोवरेन सिंबल्स को रिप्लेस कर रहे हो, बजट में से रिप्लेस कर रहे हो। तो क्या ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है? सिर्फ नहीं, यहां पे आप अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हो, क्योंकि हमारे सारे पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड उनको नए
इश्यूज ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो ये करना नहीं चाहते। इसीलिए अगर 1930 से कोई लेगेसी चलते आ रही है तो और उसी बहाने अगर वोट मिल जाए, 2-4 हिंदी के पोस्टर जलाने से, 2-4 लोगों के साथ वैंडलिज्म करके, 2-4 इंस्टीट्यूशंस के साथ वैंडलिज्म करके, नम्मा मेट्रो में नाम चेंज करके, डिफेस करके अगर वोट मिल जाए तो क्या ही नुकसान है। और ये सेम काम कर्नाटका में हुआ। आप ध्यान से देखिए, कर्नाटका में भी कन्नड़ वर्सेस लैंग्वेज वॉरियर्स हर जगह हैं। तो यहां पे बेंगलुरु मेट्रो टू नाउ अर्ज स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव हिंदी साइन बोर्ड्स। हमें नहीं चाहिए हिंदी साइन बोर्ड्स। द प्रिंट लिखता है, डिजिटल गार्डियंस ऑफ कन्नडा आर वेजिंग अ न्यू लैंग्वेज वॉर इन कर्नाटका अगेंस्ट हिंदी इंपोजिशन। समझ नहीं आता हिंदी कैसे इंपोज हो रहा है। जब हर जगह पोस्टर जलते हैं, हर जगह लोगों के साथ पिटाई होती है और ऐसी वायलेंट घटनाएं सामने आती हैं जो कि आपके दिल को दर्द पहुंचाएंगी, तो फिर आप बताइए कैसे इंपोज हो रहा है, हाउ। और अगर इंपोज करना ही होता तो हम तो बांग्लादेशियों को सिखा चुके होते मराठी, बांग्लादेशियों को सिखा चुके होते तमिल। ये सोचिए आप, उन्हें हम पालते जा रहे हैं, उन्हें हम डेमोग्राफी लोड नहीं देख रहे। वो हमारा ओपन बॉर्डर पॉलिसी है, वो हमारी डेमोक्रेसी है, वो हमारी सेकुलरिज्म है, वो हमारा रूल ऑफ लॉ है, वो हमारा ओपन हार्ट है, वो हमारे ओपन गेट्स हैं। बट जब बात भारत के अंदर के प्रांतों की आए तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो फिर लैंग्वेज वॉर शुरू हो जाता है। यहां पे लोग बाहर ही आ गए हैं, यहां पे जॉब चले गए हैं। एज ए बांग्लादेशीज आर नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में पेरियार टू स्टालिन, अ लुक एट तमिलनाडु's अनयील्डिंग बैटल अगेंस्ट हिंदी। सेम बंगाल, बांग्ला, यहां पे भी सेम आइडेंटिटी। अब देखिए, यहां पे मैं आपको कैच बताता हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने बंगाली अस्मिता को पकड़ा, बिल्कुल सही बात, बट ये जो आपने बंगाली अस्मिता को पकड़ा, इसी बहाने, इसी लूपहोल को यूज करके बांग्ला बांग्ला बोल के बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल से अंदर घुस गए। और सो मच सो कि अगर मालदा मुर्शिदाबाद में राइट होता है तो उसके पीछे बांग्लादेशी मॉड्यूल होते हैं। मतलब आज सोचिए आप कि आपने तो बोला अस्मिता की बात है, आपने तो बोला लैंग्वेज की बात है, कल्चर की बात है, बट इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा बांग्लादेशी उठा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों हम आपस में डिवाइड हो जाएं। और यहां पे आती है इसकी रियल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये है कि भाई देखिए, आज के डेट में अगर आप पोलराइजेशन ऑफ वोट्स देखेंगे, अब इस देश में 80% हिंदू हैं। अब ये अगर पोलराइज हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगे, तो इनके पास बड़ी बड़ी सीटें आएंगी, खूब सारी सीटें आएंगी, सुपर मेजॉरिटीज आएंगी। साथ ही साथ आप जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस के साथ आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स सेकुलर वर्ड यूज करके, यहां पे भी एक वोट बैंक है, तो ये वोट बैंक यूज करके इंडिया अलायंस को वोट करेंगे। और इससे क्या हो जा रहा है कि भाई एब्सोल्यूट पोलराइजेशन हो जाता है, हिंदुओं का एक पार्टी की तरफ, मुस्लिम्स का एक पार्टी की तरफ। अब मैं आपको बताता हूं रियल पॉलिटिकल रीजन। दोस्तों सिंपल सी बात है, भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मेजॉरिटी हिंदू वो बीजेपी को वोट करना शुरू कर दें और मेजॉरिटी मुस्लिम्स वो इंडिया अलायंस को वोट करना शुरू कर दें बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, सपोर्ट फॉर ओपन बॉर्डर्स, ये सब रीजंस के कारण मान लीजिए दोनों में वोट बैंक बन जाता है, तो होता क्या है कि दोनों साइड पोलराइजेशन हो जाता है और दोनों पार्टीज के बीच में ही असली प्रॉब्लम रह जाता है। अब दोस्तों मैं आपको पॉलिटिकल इशू बताता हूं। रियल पॉलिटिकल इशू यह है कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, 80% लगभग हिंदू हैं। और अगर एक साइड में हिंदू किसी एक साइड में वोट देना शुरू कर दें, यूनाइट हो जाए, तो यूनाइट होने से क्या होगा, एक पार्टी कंटिन्यूअसली सुपर मेजॉरिटी में रहेगी। तो सबसे पहला आइडिया किसी भी रीजनल पार्टी के लिए ये होगा कि किसी भी तरीके से किसी भी एक गुट में एक बड़ी मेजॉरिटी वोट ना करे। तो यहां पे आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। तो आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है लैंग्वेज, एक तरीका है कास्ट। तो कास्ट पॉलिटिक्स ले लीजिए या फिर लैंग्वेज पॉलिटिक्स ले लीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जो 80% हिंदू हैं उनमें से कुछ हिंदू आपके लिए वोट करना शुरू कर दें। अब ध्यान से समझिए महाराष्ट्र का इशू। महाराष्ट्र में क्या होता है कि जितने मराठी मानुष हैं या मराठी स्पीकिंग जनता है वो अगर वोट करेगी तो फिर जो रीजनल पार्टीज हैं वो मजबूत होंगी, वो स्ट्रांग होगी, वो पावर में आएंगी। जिस तरीके से डीएमके या फिर एआईए डीएमके ये हमेशा पावर में रहता है तमिलनाडु में या फिर टीएमसी वेस्ट बंगाल में, तो फिर ये रीजनल पावर हब्स बन जाएंगे। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक हार्ड कोर ऑल ओवर इंडिया में यूनिटी आ चुकी है। अब आपको नए पॉलिटिकल रीजंस ढूंढने पड़ेंगे ताकि आप इलेक्शन जीत पाओ। और दोस्तों ये सेम एजेंडा, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, ये सेम एजेंडा, डिवाइड एंड रूल का एजेंडा हमें कोलोनियंस ने भी यूज किया, हमारे ऊपर मुगल्स ने भी यूज किया। क्यों? क्योंकि हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, हमारी कास्ट है, हमारी क्रीड है, हमारी एथनिसिटी है, हमारा लैंग्वेज है, हमारा स्टेट है, हमारा रीजन है। किसी एक कारण पे, किसी एक इमोटिव इशू पे अगर मैं आपको डिवाइड कर दूं तो एसेंशियली मेरी पॉलिटिकल पार्टी का काम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक
बहुत साइलेंट, बहुत हिडन एक प्रेजुडाइस है अगेंस्ट आउटसाइडर्स। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट जो प्रेजुडाइस है, ये जो सन ऑफ सॉइल मूवमेंट है, मैं ये देखता हूं ये ज्यादा बांग्लादेशियों के ऊपर नहीं टूटता। बांग्लादेश के लिए सब साइलेंट है। और एसेंशियली मैं कह रहा हूं, जितनी भी पार्टीज अपने आप को सेकुलर कहती हैं या फिर जो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कहती हैं, दे आर एक्सट्रीमली साइलेंट ऑन रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज, बट दे विल ऑल्सो फ्यूल, याद रखिए, ये सेम पार्टीज फ्यूल करेंगी ऐसी सारी प्रेजुडाइसेज जो कि यूपी, बिहार, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड के अगेंस्ट हो साए। और अब ध्यान से समझिए कि सबसे बड़ा इशू यहां पे इलीगल इमिग्रेशन का नहीं है, सबसे बड़ा इशू है इस प्रेजुडाइस का। और इस प्रेजुडाइस को अगर कोई फॉरेन पावर यूज करना चाहे तो भारत को इन फ्यूचर डिवाइड करने का, परेशान करने का एक नया ऑल्टरनेटिव बन जाएगा। अब ध्यान से मैप पे ध्यान दीजिए। एक साइड में आपने ऑलरेडी रेडिकलाइजेशन कर रखा है, कहां? कश्मीर में। और कश्मीर कहां से चला रहे हैं ये रेडिकलाइजेशन का मूव? पाकिस्तान से। उसको ठीक करने में कितनी मशक्कत, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए। उसके पड़ोस में है पंजाब, जिसको की पाउडर के नशे में किसी ना किसी तरीके से फांस रखा है। और उसके बाद अब आप ईस्ट में आ जाइए। तो आप ईस्ट में आएंगे तो ये जितने स्टेट्स आपको, जो नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया है, यहां पे आपको जितने स्टेट्स मिलेंगे, यहां की जो टॉप सिटीज हैं, वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स आके अपना गढ़ बना चुके हैं। अब आप ईस्ट में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल के डेमोग्राफी चेंज नहीं, डेमोग्राफिक अग्रेशन हो रखा है। सेम काम असम के साथ हो चुका है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गोलबंदी हो चुकी है चाइना की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की एक साथ। इसके साथ साथ अमेरिका भी खेलता है। तो अब बच गया जो सबसे पीसफुल एरिया ऑफ इंडिया है, और वो पीसफुल एरिया ऑफ इंडिया हो गया गुजरात से लेकर केरल के कोस्ट तक और फिर वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल को मैं यहां से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रखना चाहता हूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं ग्रिप में ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, गुजरात से ओडिशा तक बिल्कुल शांत है, कोस्ट लाइन है। मतलब चाइना के ये जो ईस्टर्न एरियाज हैं, यहां पे जितना डेवलपमेंट है उतना ही डेवलपमेंट पूरे इस पट्टी में, ओडिशा से लेकर गुजरात में एब्सोल्युटली हो सकता है, और वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है, अगर वेस्ट बंगाल सही पॉलिसीज ले और वोट बैंक पॉलिटिक्स से दूर हटे। बट अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं यहां पे एक नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट कर दूं तो भारत अपनी ट्रू पोटेंशियल पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। और ये डिवाइड क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जितनी रीजनल पार्टी हो सके, जितनी छोटी छोटी पार्टी हो सके, जितनी रेडिकल पार्टी इस एरिया में हो, उनको मैं देखूं बड़ा होते हुए। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, उससे इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया में, और ये सिर्फ हिंदी वर्सेस मराठी की बात नहीं है, याद रखिएगा, यहां पे गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र भी हो सकता है, महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका भी हो सकता है, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से ये हमें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मेरे व्यूअर्स काफी स्मार्ट है, तो उन्हें एग्जैक्टली पता होता है ऐसे गेम्स सारे इंपॉर्टेंट पावर्स आपके अगेंस्ट खेलेंगे। अगर आप दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd की तरफ भाग रहे हैं, 2nd की तरफ भाग रहे हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा। और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे नमन करता हूं कि कृपया करके आपस में ऐसी चीजों के कारण डिवाइड मत होइए। डोंट गेट डिवाइडेड बाय कास्ट, डोंट गेट डिवाइडेड बाय रिलीजन, डोंट गेट डिवाइडेड बाय रीजन, डोंट गेट डिवाइडेड बाय लैंग्वेज। बी यूनाइटेड, बी इंडियन, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट ऑलवेज। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, जय महाराष्ट्र, जय हिमाचल, जय बिहार, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।